नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है और इस एकलव्य बैच की छठी क्लास में आप सभी का दिल खोल के स्वागत करता हूं। अब आज वरिष्ठ अध्यापक और स्कूल लेक्चरर की तिथियां भी कंफर्म हो गई है, तो बहुत समय दिया गया है आपको और पर्याप्त समय दिया गया है। कोई एसआई की तैयारी कर रहा है तो उसके पास भी पर्याप्त समय है। स्कूल व्याख्याता की किसी का अभी पेपर बिगड़ गया है तो अब जो करेगा उसके लिए पर्याप्त समय है, सेकंड ग्रेड के लिए पर्याप्त समय, और मैं समझता हूं कि मेरे लिए भी पर्याप्त समय है कि मैं इस एकलव्य बैच को रीट मेंस वालों के लिए जैसे कि कंप्लीट करके और फिर इसमें जो बचे हुए टॉपिक होंगे, जैसे कि सेकंड ग्रेड में भी बचेगा आप लोगों के विश्व भारत वाला जीके, और भारत के अंदर अपने स्कूल व्याख्याता के अंदर भारतीय इतिहास से संबंधित क्लासें वो भी मुझे करवानी है। तो मेरे पास भी पर्याप्त समय होगा कि इस एकलव्य बैच के अलावा आपको वो एक्स्ट्रा टॉपिक भी करवाया जाए ताकि आप लोगों के भी बैच कंप्लीट हो जाए। तो राजस्थान जी के पूरा इससे कंप्लीट कवर करोगे आप, और फिर बचे हुए जो टॉपिक है आपके वो अलग से मैं करवाऊंगा, ठीक है। तो ये एक तरीके से अब देखो, जो जीरो लेवल से भी शून्य से भी तैयारी शुरू करेगा उसके लिए भी गोल्डन चांस है, लेकिन जो शुरू करेगा उसके लिए है। जो अभी भी सोचे हाँ खूब टाइम पड़ा है कर लेंगे, तो वो गलत है। अभी आपके पास में समय है कि आप खुद के नोट्स भी बना सकते हो, आप बहुत सारे सोर्सेज भी पढ़ सकते हो और उनमें से मक्खन निकाल सकते हो। तो ये सही समय है जागने का, मैं यही समझता हूं। और फिर बाद में समय आएगा भागने का। तो मेरे हिसाब में जो है जागना बेहतर है बाद में भागने से, सही समय पे जागना बेहतर है, ठीक है। चलिए टाबरो शुरू करा आज की क्लास। आज अपन जो है भौतिक विभाजन पढ़ने वाले हैं, साथ ही साथ थार का जो मरुस्थल है उसकी विशेषताएं अपन जो है इस क्लास में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो एक चीज था याद दिलाऊं कि थे 1500 लाइव हो टावरो, लेकिन थे लाइक करना भूल गया हूं। तो ये जो 776 लाइक मुझे दिख रहे हैं, ये विद इन 10 सेकंड के अंदर 1500 तो कम से कम हो जाने चाहिए, क्योंकि आप सभी हो इस क्लास में मौजूद और सभी पढ़ने ही आए हो। फिर जो है आपकी जिम्मेदारी निभाओ, मैं मेरी जिम्मेदारियां निभा रहा हूं। एक कई टाबर के गुरुजी का काल वाली पीडीएफ नहीं दी, दे दी टेलीग्राम माते। ये क्लास देने से पहले ही जस्ट जो है आप लोगों को पीडीएफ देकर फिर ही आया हूं। मुझे पता है कि लाइव में फिर बहुत सारे आप जो है कमेंट करोगे, ठीक है। तो माहौल बन गया बढ़िया, ठीक है। चलिए ये लाइक कर दो सब, अभी भी 600 जने बाकी है, फटाफट। हाँ ऐसे ऐसे तभी मजा आता है। हाँ फिर जो है देखो, फिर बाद में आप लोग कहते हो ना हम किसे शेयर करें सर, हमारे तो जितने परिचित है वो सब आपकी क्लास ले रहे हैं। तो YouTube को पता है कि किसे करनी है, आपका काम है लाइक करना, फिर YouTube अपने आप जो है कर देगा। यही तो हमारा मतलब क्या है, मेहनत आना है, ठीक है। तो चलिए अब देखो, आज टाबरो अपा पढ़ा भौतिक विभाजन। भौतिक विभाजन पहला जी को है एक आदमी को सिद्धांत पढ़ना बहुत जरूरी है, जिनको नाम है वैगनर महोदय, ठीक है। वैगनर का सिद्धांत पढ़ना बहुत जरूरी है, जो था इनका महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। क्या था? महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, ठीक है। अब देखो शॉर्ट एंड स्वीट आप लोगों को थ्योरी समझाऊं तो वैगनर कहता है कि पृथ्वी जो है पहले एक स्थल खंड थी। क्या थी पृथ्वी? पृथ्वी एक स्थल खंड थी पूरी तरीके से, है ना, स्थल खंड। जो ये स्थल खंड था वो पेंजिया के नाम से जाना जाता था। क्या कहते थे इसको? इसको पेंजिया कहा जाता था साथियों, ठीक है, ध्यान रखना। और ये पेंजिया जो है, ये पेंजिया चारों तरफ पानी से घिरा हुआ था। ये पेंजिया क्या है? चारों तरफ पानी से घिरा हुआ था ये, ठीक है। एक बार समझ लो क्योंकि इससे रिलेटेड भी प्रश्न पूछते हैं। यही इसी को कंसेप्ट कहा जाता है। हाँ कई बार जो है यूट्यूब में तो सलाह मिले कंसेप्ट पढ़ो, कंसेप्ट पढ़ो, ठीक है, यही कंसेप्ट है। इनडायरेक्टली वो यही कह रहे होते हैं कि जीजीडी पढ़ो। देखो एक टावर बहुत जेन्युइन प्रश्न पूछियो कि गुरुजी मैं कई जगह बुक लिस्ट के या ऐसे वीडियो देखता हूं तो वहां पे आपकी पुस्तक को सजेस्ट क्यों नहीं करते हैं लोग। तो टावरो इनके पीछे दो कारण है। एक कारण कि हम किसी को भी ये सजेस्ट करने के लिए आग्रह नहीं करते हैं, और मतलब कहीं कोई पेड प्रमोशन भी करता है तो हम किसी को पेड प्रमोशन के पैसे नहीं देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमने कितनी मेहनत की है किताबों के पीछे, और विद्यार्थियों को बताया तो विद्यार्थी जो है सीधा पढ़ते हैं, जानते हैं कि उसका रिजल्ट क्या है, ठीक है। दूसरी चीज के एक भावना भी है कि भाई जो आदमी इस तरीके से काम कर सकता है, यदि उसकी ही किताबें सब जगह सजेस्ट भी कर ली जाए
और वो मतलब वर्ल्ड वाइड उसको पब्लिसिटी मिल जाए, तो फिर वो आदमी आगे क्या करेगा? तो कोई नहीं चाहता कि तीसरा आदमी कोई आगे बढ़े, ठीक है। तो ये कारण है। तो मैं कभी इन चीजों पे ध्यान नहीं देता, क्योंकि मैं किताबें लिखता हूं वो खाई को पाटने के लिए जो मौजूद नहीं है, ठीक है। और जीजीडी वन लाइनर जो है वो चीज बनी है कि बहुत ज्यादा मैटर और बहुत कम मैटर के बीच में विद्यार्थियों को चाहिए सिलेक्टिव मैटर, जिसको पढ़ के वो स्मार्ट स्टडी करके बार बार रिवीजन करके सिलेक्शन ले सके। आज भी मैं क्लस्टर कार्यशाला में गया था एक अन्य विद्यालय के अंदर, और जैसे ही मैं जो है लॉबी क्रॉस कर रहा था, एक महिला शिक्षक दौड़ कर आई, और मैं फोटो डालूंगा कम्युनिटी में, देख लेना, और कहा कि सर आप आ गए यहाँ, मैं आपसे ही बढ़ के सेकंड ग्रेड टीचर बनी हूं। बताओ, ये इससे बड़ी उपलब्धि या इससे बड़ी जो है मेरे लिए बात नहीं हो सकती कि किसी भी स्कूल में चला जाऊं और वहां अपने बंदे लगे हुए जरूर मिलेंगे, और आप खुद भी लगोगे इस चीज को। तो ये चीजें जो है वो गौण हो जाती है जब आप लोगों ने अपने ऊपर मेहनत बहुत ज्यादा की है, ठीक है। हाँ, मौज करो, राज करो, मतलब अगर चीज में कंटेंट में दम नहीं बनी तो 5 मिनट में 2000 लाइव नहीं आ सके कोई भी, किंगे भी आजकल सब समझदार है, पकड़कर किसी को नहीं लाया जा सकता, ये आप भी जानते हो, ठीक है। तो ये चीजें चलती है ऐसी, इसमें दिमाग मत लगाया करो। ये मार्केट है, मार्केट में बहुत उठापटक चलती है। आप तो पढ़ो बढ़िया तरीके से, न किसी की बुराई करनी और न किसी की बुराई सुननी, ठीक है। जच्चे जय कर लो। हाँ, रीड के लिए वन लाइनर है, आप लोगों को बता रखा है, और बच्चे वही पढ़ रहे हैं, उसके अंदर नोट भी कर रहे हैं चीज। और ये जो है वैगनर ने बताया, ये थी पैंथालास, ठीक है, या पैंथालास या पैंथालासा भी लिखा मिलता है। और ये क्या, इससे जो है, अब देखो ये क्या था, ये पानी था, ये क्या था, जलीय भाग था, जलीय भाग के ये जो है जलीय भाग था। अब वैगनर क्या कहता है कि सूर्य और चंद्रमा के अंदर क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ठीक है, कि सूर्य और चंद्रमा के जो अंदर गुरुत्वाकर्षण बल है, उससे ये जो पेंजिया नाम का जो क्षेत्र है, ठीक है, ये पेंजिया नाम का क्षेत्र फिर 2 भागों में बट जाता है, ठीक है ना। क्या ध्यान रखोगे, पेंजिया नाम का जो ये क्षेत्र है ये 2 स्थल खंडों में बट जाता है, ठीक है ना। अब देखो पाछो बताऊं थानाटे, एक बार समझ लो, ये जो है 2 भागों में बट जाता है। अब ये जो 2 भागों में बटता है, तो इसमें एक जो क्षेत्र है वो कहलाता है इसका अंगारा लैंड। क्या कहलाता है, अंगारा लैंड, या इसी को जो है लॉरेंसिया भी कहा जाता है, इसी को लॉरेंसिया के नाम से भी जानते हैं। और एक बट जाता जो दक्षिणी भाग होता है वो गोंडवाना लैंड में, वो किसमें, गोंडवाना लैंड के अंदर बट जाता है। अब बताओ, पानी के अंदर कोई चीज है और इस तरीके से वो जो है बट जाएगी, तो पानी की प्रकृति क्या है, जहां जगह मिलेगी वहां पे घुसेगा। तो ये देखो, ये जो पानी है ये इसके बीच में प्रवेश कर जाता है, ये इसके बीच में प्रवेश कर जाता है इस तरीके से, ठीक है। देखो इस तरीके से प्रवेश कर जाता है। और ये जो पानी होता है अब, ठीक है, ये पानी जो होता है ये अब कहलाता है टेथिस सागर। ये क्या कहलाता है, टेथिस सागर। यानी कि एक चीज अब कि यहां पे जो है अपने क्या चीजें पढ़ी है, एक तो पढ़ा है पेंजिया और एक पैंथालास। तो पेंजिया से जो निर्माण हुआ पृथ्वी में अपने, वो हुआ है पेंजिया से महाद्वीपों का निर्माण। किसका, महाद्वीपों का निर्माण होता है, ठीक है। और पैंथालास जो चीज है, पैंथालास क्या है, जल है, तो पैंथालास से महासागरों का निर्माण होता है। किसका, महासागरों का निर्माण, ठीक है ना ब्रो, यह समझ लो है महासागरों का निर्माण। ये है वैगनर की थ्योरी। अभी मैं इसकी डिटेल भी बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना। हाँ, एक बार स्क्रीनशॉट आप साथ साथ लेते रहना, फिर जो है अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये वैगनर का जो महाद्वीपीय सिद्धांत है, आपको नोट्स में कैसे लिखना है उस चीज को भी ध्यान रखें। प्रतिपादन अल्फ्रेड वैगनर ने, और 6 जनवरी 1912 को जर्मनी में इन्होंने इसका प्रतिपादन किया है। प्रकाशित हुआ है ये, इनका सिद्धांत किसके अंदर प्रकाशित हुआ, किसी न किसी पुस्तक में होता है, ठीक है। तो ये हुआ 1915 में, द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस के अंदर ये क्या होता है, प्रकाशित होता है। वही थ्योरी है, कौन सी, पेंजिया पैंथालास वाली थ्योरी है, ठीक है। तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। अब देखो क्या चीज है, महाद्वीपीय विस्थापन की थ्योरी, यानी कि ये जो बताया है ये किसका हिस्सा थे, ये पेंजिया का हिस्सा थे। ये किसका, ये पेंजिया का हिस्सा थे। और ये जो है आप लोगों के, ये पैंथालास है,
ठीक है, ये पैंथालस है। अब ये एक ऐसी स्थिति है, ये महाद्वीपीय विस्थापन से पूर्व की स्थिति है। अब क्या है इसमें, महाद्वीप सारे देखो जुड़े हुए हैं एक तरीके से, महाद्वीप क्या है एक तरीके से सारे जुड़े हुए हैं। और जब महाद्वीपीय विस्थापन होता है यानी कि प्लेटें खिसकने लगती है, तब क्या होता है कि ये देखो जल भर गया आप बीच में, है ना, जल भर गया। अब देखो इसी चीज को मैं यहाँ पे इस इमेज द्वारा समझाता हूं आपको। ये जो चीज है ये है आप लोगों के पेंजिया, ठीक है, ये पूरा का पूरा पेंजिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है, अब ये अलग अलग होगा, तो ये देखो ये ऊपर वाला जो भाग है इसका, ये तो आपके लॉरेंसिया या अंगारा लैंड में बढ़ जाता है, और नीचे वाला जो भाग है वो गोंडवाना लैंड के अंदर बढ़ जाता है। अब इसी में यदि आप भारत पे ध्यान दोगे, फिर क्या हुआ, प्लेट विवर्तनिक थ्योरी भी काम करती है, प्लेटें खिसकती है, प्लेटें खिसकती है। कंसेप्ट समझने के लिए इतना रट्टा नहीं मारना है इसका, प्लेटें खिसकती है। तो फिर देखो ये भारत की स्थिति देखो, बताओ आपको, ये देखो ये है भारत की स्थिति, उस समय ऐसी थी। फिर जो है खिसक कर ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ जाता है, ये भारत की स्थिति जो है, ये देखो प्रायद्वीपीय भारत आप लोगों को यह दिख रहा है ये ठीक है, ये स्थिति है। तो यानी एक चीज और ध्यान देना कि भारत के अंदर जो है आप लोगों के गोंडवाना लैंड से ही निर्मित हुई है चीजें, या 33 सागर से हुई है, अंगारा लैंड से कोई निर्मित नहीं हुआ। अंगारा लैंड से सिर्फ जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, यूरोप वगैरह ऊपर वाले जो है उत्तरी गोलार्ध के पास में वो निर्मित हुए हैं, और दक्षिणी जितने भी जैसे दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण अमेरिका है, एशिया है, ये सारी चीजें आपके गोंडवाना लैंड से निर्मित हुई है, ठीक है ना। हाँ, इतना क्या कमेंट करो, अर्थ है पढ़ने में ध्यान ही कौन दोगे, इतनी बढ़िया तरीके से पढ़ा रहा हूं। और देखो चैट बॉक्स में पता नहीं खुद की मर्जी में आए जैसे ही सवाल पूछ रहे हैं छोरे, अरे गुरुजी कल की क्लास बाकी है वो कंप्लीट कर लूं क्या, अब पूछने का काम है नहीं, मेरे महाराज बैठा है ऑफिस के बारे बेटा, आज आप पूछा नहीं, टेपड़ो बढ़ा दे पहला, ठीक है, टेपड़ो बढ़ा के भाई क्या, अगर कंप्लीट करनी है तो ही करनी, नहीं क्यों करनी। अरे काली झालर, पढ़ने में ध्यान दो रे, इतने बढ़िया तरीके से आपके थ्योरी कंप्लीट करवा रहा हूँ कंसेप्ट के, भैया ऐसे पढ़ना है आपको, एग्जामिनर को गच्चा देना है, कैसे देना है, एग्जामिनर गच्चा दे देगा नहीं तो आपको, ठीक है। देखो अब अपने आते हैं, ये थ्योरी पढ़ी, अब आते हैं राजस्थान पे। कह रहा कि गुरुजी ये थ्योरी क्यों पढ़ रहे हैं अपन, राजस्थान में इसका क्या लेना देना, लेना देना है टाबरों, लेना देना है। राजस्थान में पूछते हैं कि आपके मरुस्थल का निर्माण किससे हुआ, आपके अरावली प्रदेश का निर्माण किससे हुआ, बताइए मैदानी भूभाग का निर्माण किससे हुआ, ये चीजें पूछी जाती है, तब अपने ये काम आएगी, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या है, अब 4 भाग में बांटा है ये राजस्थान को, ये अपन आगे पढ़ने वाले, वैसे भी 4 भूभाग के अंदर भौतिक प्रदेशों में बांटा है। इसमें आपको जो पूछेंगे वो ध्यान रखना ये चीजें हैं कि उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वो 33 सागर का अवशेष है, उसका निर्माण 33 सागर से हुआ है, यानी प्लेन जो चीजें हैं वो 33 सागर से बनी है। एक तो अपने मरुस्थल और एक अपने मैदान, ठीक है, एक तो मरुस्थल और एक मैदान, दो चीजें जो है वो 33 सागर से बनी है। अब देखो पूर्वी मैदानी प्रदेश, तो ये भी आपके किसका हिस्सा है, ये भी 33 सागर का, ये भी 33 सागर का, यानी प्लेन जितनी चीजें हैं जिसके ऊपर कोई पहाड़ नहीं है वो 33 सागर, जो उठी हुई चीजें हैं वो गोंडवाना लैंड, तो यहाँ पे अरावली पर्वतमाला उठी हुई चीज है, और आपके हाड़ूती का पठार जो है वो भी उठी हुई है, तो इन्हीं का निर्माण किससे है, गोंडवाना लैंड से, इसका भी और इसका भी गोंडवाना लैंड से, दैट्स ऑल, ठीक है। ये चीज है, इसलिए पढ़नी है अपने महाद्वीपीय विस्थापन की थ्योरी वैगनर के अनुसार। टावर क्या आवाज नहीं आ रही, आवाज आ रही है बेटा, यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ठीक है, हाँ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चल रही है इसकी, यानी कि आवाज आ रही है। हाँ चलिए, अरे छो ले रखे कोर्स, कहीं से भी लिए हो कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगा आपको कि भाई उसका कोर्स खराब है या इसका, यूं सब अपनी अपनी मेहनत करते हैं, आप पढ़ो यहाँ से, चाहे कोई भी कोर्स लिया, लेकिन एक बार ये क्लासेस जरूर देख लेना, क्योंकि बाकी भी तो देखते हैं, ठीक है। और आखिर में लास्ट में यही है, ठीक है, लास्ट पड़ाव यही है, जीजीडी की क्लास देखनी पड़ेगी। अब देखो आगे बढ़ते हैं, अब आओ अपने चलते हैं भौतिक विभाजन की तरफ। उससे पहले भौतिक प्रदेश से संबंधित थोड़ी सी शब्दावली समझ लो। देखो एक होता है मरु क्षेत्र, एक होता है मेरु क्षेत्र, और एक होता है माल क्षेत्र। अब देखो मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ चीजें जो है आकृति बना के बताता हूं, जिससे आप लोगों को ये चीजें और समझ में आ जाएगी। इस तरीके से मैंने कहा ना, मैंने पिछले बैच में भी नहीं पढ़ाया था,
ठीक है, इसलिए इस मैच को थोड़ा ज्यादा सीरियसली लड़ा है, ठीक है ना। मच्छर कटुआ है गोरे तू पता में कौन दे। देखो मेरू, यहां पे क्या ध्यान रखना है अपने को, मेरू यानी कि ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है। मेरू माल ये है यानी कि इससे थोड़ा सा नीचे वाला क्षेत्र है यानी कि पठारी क्षेत्र आएगा। और फिर मरु यानी कि पूरी तरीके से मरुस्थलीय क्षेत्र है। अब माल जाएगा लिखा हुआ है, माल क्या होता है यानी कि अपने लावा जो होता है ना, लावा मैग्मा लावा, उसको ही माल बोला जाता है, इसलिए मालवा का पठार, ये भी अपने ध्यान रखना है। तो ये क्या आएगा, ये पठारी भूभाग आएगा, ठीक है, पठारी क्षेत्र आता है। मेरु यानी कि पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र। और मरु यानी कि रेतीला भूभाग है यानी कि मरुस्थल, ठीक है, मरुस्थल। अब बढ़िया तरीके से ये चीज आप लोगों के क्लियर हो गई, ठीक है। अब क्या ध्यान रखना है, मरु यानी कि इसमें क्या आएगा, रेतीला मरुस्थल, क्या आएगा, रेतीला मरुस्थल आएगा आप लोगों के, ठीक है। मेरु यानी कि पर्वतीय क्षेत्र, मेरु यानी लिखना ऐसे है आप लोगों को, पर्वतीय क्षेत्र आता है इसके अंदर मेरु, अजय मेरु, अजय मेर, अजय अजमेर के पीछे मेरु लिखा हुआ है, ठीक है। और माल यानी कि पठारी क्षेत्र, क्या आता है, पठारी क्षेत्र, हाडोती का पठार इसके अंतर्गत आता है पूरी तरीके से। तो ये ध्यान रखना, ऊंचाई के अनुसार इसको बोला जाता है उच्चावच के अनुसार, क्या बोलते हैं, उच्चावच, ठीक है। ऊपर उठे हुए जो भाग होते हैं उसके आधार पर ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है, ठीक है ना, ये ध्यान में रखनी है। यहाँ पढ़ना है बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करके, क्या हाँ गुरुजी क्या पढ़ा रहे हैं, कहाँ गलती करे तो हम पकड़े, ठीक है। इस तरीके से ले स्क्रीनशॉट और शेयर कर दो। एक बार लाइक करना भूल गए थे, पांचों ही 2500 लाइव है और लाइक 2000, जबकि ये 5000 से ऊपर बच्चे क्लास देख चुके हैं, भूल जाते हो। ले स्क्रीनशॉट फिर बढ़ते हैं आगे, ठीक है। देखो अब आते हैं और आगे, राजस्थान की भौतिक प्रदेशों को बांटने वाले विद्वान, तीन विद्वान है, कितने हैं, तीन। अपने ध्यान कैसे रखना है, एक शॉर्ट ट्रिक है वीसीआर। अपने पहले जो है कैसेटें चलती थी बड़ी बड़ी, अपने मम्मी पापा के शादियों की जो कैसेटें हैं, वीसीआर आते थे, हमें किराए पे लाते थे, उसके अंदर कैसेट डालते, इतनी बड़ी कैसेट आती थी, डालकर देखते थे। वो वीसीएआर नहीं था, वो वीसीआर था। अपने को याद रखना है वीसीएआर नाम से, क्योंकि फिर इससे ध्यान रखोगे कि वीसी तो वीसी मिश्रा, फिर ए से ध्यान रखोगे ए के सिंह, और आर से ध्यान रखोगे रामलोचन सिंह। तो क्या होगा कि क्रम याद रह जाएगा। छोटी सी ट्रिक है वीसीआर की, ये याद रख लेना, वीसीआर के अंदर कैसेट डालते ही आप लोगों को ये क्रम याद आ जाएगा। तो वीसी मिश्रा ने जो है 1968 के अंदर वर्गीकरण दिया। मेन जो वर्गीकरण है अपने वो वीसी मिश्रा का ही है। मेन वर्गीकरण जो है, जो अब अपन आगे पढ़ेंगे, ये देखो वीसी मिश्रा के अनुसार अपन आगे पढ़ने वाले कि इन्होंने 7 भागों में बांटा है, तो वो मेन इनका ही है। यहां पे यदि आप चाहो तो लिख सकते हो 7 भागों में बांटा है, ठीक है। ये वैसे पूछते, यदि पूछेंगे तो वीसी मिश्रा से संबंधित पूछेंगे, बाकी आपको एके सेन और रामलोचन सिंह के सन पूछ सकते हैं, बाकी नहीं पूछेंगे, ठीक है। एके सेन का भी 1968 है सन याद रखना, और रामलोचन सिंह का है 1971। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बांटा 2 भाग, ठीक है, 4 उपभाग और 12 लघु प्रदेश। लघु प्रदेश के गुरुजी इतो क्या याद रखा कि हम 12 लघु प्रदेश पूछ लिया, नहीं पूछे, जितना बता रहा हूं उतना ही याद रखना है, ठीक है। 2 भाग 4 उपभाग 12 लघु प्रदेश में बांटा, दैट्स ऑल। एके सेन के अंदर याद नहीं करना, और वीसी मिश्रा नेक्स्ट स्लाइड में बता रहा हूं, ठीक है। हाँ ताओ ले स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लियो, आगे बेटा। देखो अब अपने राजस्थान को सर्वप्रथम भौतिक प्रदेश में बांटने का प्रयास किसने किया है, विराट कोहली। क्या वीसी यहां भी तो याद रख सको, क्या वीसी, क्या हम कोहली सी से लिखते हैं, सी से सीयूटी कट भी तो होता है, ठीक है। तो यहां अपने ध्यान रखना वीसी मिश्रा, ऐसे विराट कोहली याद मत रखना, ठीक है। चल, इन्होंने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को कितने भागों में बांटा है, 7 भागों में बांटा है। ये मेन लाइन है, ये मेन चीज है, ठीक है। अमन जी सुपर थैंक्स करियो है, 40 रुपया लगाया है सुपर थैंक्स के वास्ते, शाबाश, क्या बात है। देखो
मतलब ये वो बंदा है अमन जो यूं कहे कि मैं तो कुल मिला के फ्री तो नहीं पढ़ूंगा आगे, गुरुजी मेहनत कर रहे हैं तो अपने जो है करो फोन पे, अपने पास बहुत पैसा है, टेको गुरुजी को दो के फटाफट। है ना अमन, सही बात है नहीं है? है बहुत पैसा, बैंक बैलेंस भरा पड़ा है। अरे मजाक करूं, बुरा मत मानिए, ठीक है, थैंक यू वैसे। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 7 भाग कौन कौन से? पश्चिमी शुष्क क्षेत्र, देखो आप नाम पढ़ के भी उन क्षेत्रों तक पहुंच जाओगे, फिर भी मैंने मैप शामिल किया, ठीक है। चलिए साथ साथ में आप लोगों को मैप बता ही देता हूं। सबसे पहले आता है आप लोगों के पश्चिमी शुष्क क्षेत्र, जिसे जो है आप कह सकते हो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, ठीक है। यही है आप लोगों का पश्चिमी शुष्क क्षेत्र, शुष्क क्षेत्र, ठीक है, जिसे शुष्क मरुस्थल प्रदेश कह सकते हो। फिर आता है अर्ध शुष्क क्षेत्र। अब अर्ध शुष्क क्षेत्र जो है आप लोगों का यहां से लगा के और फिर जो है ये यहां तक का है आप लोगों के अर्ध शुष्क क्षेत्र। ये कौन सा है? अर्ध शुष्क क्षेत्र, ठीक है। फिर ये देखो क्या है? नहरी क्षेत्र। तो ये जो है, ये जो क्षेत्र है ये आता है फिर आप लोगों के नहरी क्षेत्र में। किस में आता है? नहरी क्षेत्र के अंदर। फिर अपने क्या है 4 नंबर पे देखो अरावली प्रदेश। अब अरावली तो सबने ध्यान है कि अरावली पर्वतमाला ने कौन नहीं जाने, तो ये है आप लोगों के अरावली प्रदेश। अब ये क्या है? ये है अरावली प्रदेश, ठीक है। अब क्या है? पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। क्या है? पूर्वी कृषि। तो फिर अरावली से छूता हुआ ही भाग और चंबल बीहड़ प्रदेश को छोड़ देना है, वो आ जाएगा आप लोगों के पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। ये क्या आएगा? पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, ठीक है। फिर आया आपने एक तो चंबल बीहड़ क्षेत्र और दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश। तो ये छोटा सा यहां पे जो क्षेत्र यहां बनेगा ये है आपका चंबल बीहड़। ये कौन सा है? चंबल बीहड़ क्षेत्र। और ये फिर लास्ट में जो बच जाता है पठारी भाग, ये है दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश। इसको क्या कहा? दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश। इस तरीके से वीसी मिश्रा साहब ने वर्गीकरण किया है। इस तरीके से वर्गीकरण अपने किसने किया है? वीसी मिश्रा साहब ने किया है। किसने किया? वीसी मिश्रा साहब ने। तो ऐसे डायरेक्ट भी आप पढ़ोगे तो भी याद हो जाएगा, और मैप से भी आप समझ लोगे तो भी चीजें याद हो जाएगी, आसान हो जाएगी। वैसे इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये भी मैं बार बार कह रहा हूं कि इतना ज्यादा दिमाग भी इसमें नहीं लगाना है। जहां दिमाग लगाना है वो चीजें भी मैं बताऊंगा कि हाँ भाई यहाँ पे दिमाग लगाना है, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। नेक्स्ट देखो, अब आते हैं अपन राजस्थान की भौतिक प्रदेशों की विशेषताएं, ठीक है। अब देखो राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है, ठीक है, उनको 4 भागों के अंदर बांटा है राजस्थान के। या पहले बता दूं क्या आप लोगों को? देखो क्या बताते हैं, राजस्थान के भौतिक प्रदेश, यदि सीधा ही नाम देखना चाहो आप, ठीक है, सीधा ही नाम देखना चाहो तो भी अपने एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है टाबो, इनमें एरो भी तो कोई और ही एरो, ठीक है। चलिए 1 2 3 और 4। बाबा जी की जय जयकार। तो यहां पे अपने ध्यान रखना है, एक तो है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश। फिर अपने ध्यान रखना है अरावली पर्वतीय प्रदेश, पर्वतीय प्रदेश। फिर अपने ध्यान रखना पूर्वी मैदानी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र या प्रदेश कह दो एक ही बात है। और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। यहां ध्यान रख लो 4 है अपने, कितने हैं? 4। देखो एक को दूसरे फारूक अहमद जो है इन्होंने भी फिर सुपर थैंक्स किया है, मतलब
एक दूसरे से कंपटीशन लगाए तो गुरुजी की लीला लहर हो जाएगी ना फिर है। गुरुजी था की लीला लहर कराने मत एवड़ा थे, गुरुजी की कराने मत एवड़ा ले। ये है अपने 4 प्रकार है भौतिक प्रदेशों के, ठीक है। अब आते हैं अपन इस पे। अब देखो यहाँ पे ये चीज मैं पहली बार आप लोगों को इस क्लास में, यानी मेरी क्लासें जितनी हुई है उतनी, उसमें पहली बार ये चीज बता रहा हूं। अब ये क्या है कि एग्जामिनर दिमाग लगाए तो कहां लगाए, उसको सोचे। तो एग्जामिनर हमेशा जो है प्रतिशत के आधार पे तो पूछता आया है, लेकिन उस प्रतिशत से अपन निकालने की कोशिश करें कि कितना क्षेत्रफल आता है, तो वो मैं निकाल के लाया। क्या अब नेक्स्ट स्टेप भैया एग्जामिनर का ये है, तो जीजीडी से जुड़े हुए सारे विद्यार्थी पहले ही देख लो, ठीक है। तो यहां पे क्या है, अपने पहली चीज तो यहां ध्यान देना कि 2,09,142 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो मरुस्थल है। वो क्या है, मरुस्थल। अब यहां पे क्या है, विद्यार्थी एक चीज में कंफ्यूज होंगे। वो कंफ्यूज ये होंगे कि गुरुजी हमने तो पढ़ा है कि 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है अपने थार का मरुस्थल, ठीक है, कि 1,75,000 है, तो यहाँ पे 2 लाख कैसे आ रहा है। तो वहां पे आप लोगों ने शायद ध्यान दिया होगा कि 61.11% ये भी तो पढ़ते हैं अपन, और 34/22 अपना जो क्षेत्रफल है 3,42,000, उसका अपन 61.11% निकालते हैं तो यही आता है। तो क्या आता है अपने 2,09,142 आता है, ठीक है ना। हाँ सर थोड़ी वन लाइनर गए था, थैंक यू। अमन अमन देखो, अमन जो है मैंने कहा वही बात है, अमन अमन क्या अपने पास पैसा है, लगातार सुपर थैंक्स भेज रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना कि यदि डायरेक्ट पूछ ले तो 2,09,142 किलोमीटर स्क्वायर अपने ध्यान रखना है, ठीक है। देखो आ रहा भी यहाँ पे वो बच्चे लिख रहे हैं, तो अब मुंह से भी रुपए निकल रहा है। ठीक है। ध्यान रखे हैं, ध्यान रुपए नहीं है, ठीक है। अब देखो क्या है, अरावली 30,801 किलोमीटर स्क्वायर, मैदानी प्रदेश जो है 78,715 किलोमीटर स्क्वायर, और ये है 23,580 किलोमीटर स्क्वायर। एक लमसम आइडिया अपन को लेकर चलना है, ठीक है। इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना अपन को, डायरेक्ट जो है परसेंटेज जो पढ़ते हैं उसके आधार पे अपन ने ये निकाल दिया, ठीक है। अब क्या आया है, क्षेत्रफल प्रतिशत आया है। अब क्या ध्यान रखना है अपने, क्षेत्रफल प्रतिशत ध्यान रखना है। तो मरुस्थल जो है वो कितना है, 61.11% है। कितना, 61.11% आपके मरुस्थल है। और फिर अरावली जो है वो कितना है, 9% आपके अरावली है राजस्थान में, ठीक है। मैदानी क्षेत्र कितना है, 23% है। और ये कितना है, 6.89% है। कितना है, 6.89% है आप लोगों के पठारी भूभाग। अब बात करते हैं कि जनसंख्या कितनी निवास करती है। तो जनसंख्या देखो यहाँ 61.11% है, यहाँ पे 40% जनसंख्या निवास करती है। तुलनात्मक पढ़ रहे हैं आज अपन, ताकि सीधी सीधी चीजें याद हो जाए। ये 9% है, इसमें 10% जनसंख्या निवास करती है। ये 23% है, इसमें 39% जनसंख्या निवास करती है। अब देखो ये क्षेत्र कम है इसके मुकाबले। और कड़वल आज क्या सब कोई होड़ा होड़ी कोई सोच के आए हो गया कि आज सर को सुपर थैंक्स ही करेंगे लगातार, है ढब जाओ कोई कौन। मैं नहीं कौन थाने के हाथ है, करता ही रहो, और हम करो तो फिर मना भी नहीं करो। ठीक है। देखो अब देखो ये यहाँ पे समझो आप कि 23% पे 39% जनसंख्या निवास करती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कम क्षेत्रफल पे ज्यादा जनसंख्या है। क्यों, क्योंकि मैदानी प्रदेश जो होते हैं वो हर तरीके से संपन्न होते हैं, ठीक है। तो इसलिए वहां पे जनसंख्या का दबाव अधिक है। और ये हाड़ौती प्रदेश है, इसमें कितनी है, इसमें आप लोगों के 11% जनसंख्या निवास करती है। तो तुलनात्मक तरीके से चलना है ताकि अपने जो है पिछड़े नहीं, ठीक है, ये याद हो जाए। अब आते हैं मिट्टी पर। मिट्टी या मृदा जो है वो कौन सी है। तो यहाँ पे देखो मरुस्थलीय प्रदेश में कैसी मृदा पाई जाती है, रेतीली बलुई मृदा पाई जाती है। कैसी, रेतीली बलुई मृदा पाई जाती है, ठीक है ना। और अपने अरावली प्रदेश, अरावली पर्वतीय क्षेत्र, अरावली क्षेत्र इसके अंदर कैसी होती है, इसके अंदर आप लोगों की पर्वतीय या ये भी लिखा मिलेगा वनीय मृदा, ठीक है, पर्वतीय या वनीय मृदा पाई जाती है। अब मैदान में कैसी होगी, मैदान में होगी जलोढ़ या फिर लिखा मिलेगा दोमट। क्या लिखा मिलेगा, दोमट। और हाड़ौती पठार है उस वहां पे कैसी मृदा है, तो वहां पे काली या रेगुर भी लिखा मिलेगा,
काली रेगुरिया वर्टिसोल्स, तो ये भी जो है लिखा मिलेगा। अब देखो इसका ढाल, अब ढाल जब भी किसी क्षेत्र का निकालना हो तो ध्यान रखना कि नदी, अपने घर में भी यदि ढाल पता करना हो तो क्या होगा, पानी, ठीक है, पानी जिस तरफ जा रहा है वो उसका ढाल या ढलान है। ढाल या इसको क्या कह देंगे, या क्या कह देंगे, ढलान कह देंगे, ठीक है, ढलान इसको कह देंगे। अब देखो मरुस्थल का ढाल कैसे पता लगाएंगे, मरुस्थल की सबसे जबरदस्त बड़ी वाली नदी कौन सी है, वो है लूणी नदी। अब लूणी नदी जो जाती है, ठीक है, लूणी नदी जो जाती है उसके आधार पे आप लोगों को इसका ढाल पता लगाना है, ठीक है। तो यहां पे मरुस्थल का जो ढाल है वो है आप लोगों के उत्तर पूर्व से, क्या, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, लूणी नदी जिस तरीके से बहेगी वो ध्यान रखना उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। अब यहाँ पे मेन जो है इसी का जो है ढाल अपने को, अब इसका ढलान क्या है, इसका ढलान साथियों पाया जाता है पार्श्विक, क्या ध्यान रखोगे, पार्श्विक ढलान पाया जाता है इसका। इसका कैसा ढलान है, पार्श्विक। अब क्या गुरुजी पार्श्विक ढलान कैसा होता है, तो पार्श्विक ढलान है कि नदियां जो है इस दिशा में भी जाएगी यहां से और इस दिशा में भी जाएगी, यही चीज समझनी है। अरावली पर्वतीय क्षेत्र, उससे नदियां इस दिशा में भी जाएगी और इस दिशा में भी जाएगी। अब इसका ढाल देखें उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, तो इसका ढाल जो है इस तरीके से है, इसका ढाल कैसा है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम इस तरीके से, ये पार्श्विक ढाल है। इसका कैसा है, यहाँ पे मैदान का कैसा है, तो यहाँ पे सीधा ध्यान रखना पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व ढाल है इसका। और यहाँ पे आओ फिर वापस अपने कहा, अपने हाड़ौती का पठार, तो इसमें चंबल नदी ध्यान रखना, इसमें चंबल नदी देखो किस तरीके से जाती है, चंबल नदी जाती है ये इस तरीके से जाती है, इस तरीके से बहती है चंबल, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ध्यान रखना है आपने, तो अपने ढाल पता चल जाएगा। अब यहाँ पे क्या ध्यान रखोगे आप, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण भी मान सकते हो सीधा, दक्षिण पश्चिम भी मान सकते हो, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इसका ढाल है, ठीक है ना। हाँ चलिए, आज तो अमन ही अमन हाईलाइटेड हो रहा है पूरा, मेरे को भी यहाँ पे ज्यादातर जो है ऐसे दिख रहा ऊपर क्रीम कलर का, यह है क्या, जलवायु। अब आते हैं अपन जलवायु पे, पेन यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूं ताकि थोड़ा सा आप लोगों को अच्छे से दिखे, ठीक है। अब जलवायु क्या है, जलवायु कैसी पाई जाती है, जलवायु यहां पाई जाती है शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु, शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु मरुस्थल में पाई जाती है, ठीक है ना। ये ध्यान, जलवायु पाई जाती है अरावली में पाई जाती है उपाद्र, कैसी जलवायु, उपाद्र जलवायु है। मैदान में कैसी जलवायु पाई जाती है, आर्द्र जलवायु पाई जाती है। और हाड़ौती का जो पठार है वहां पे अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है, तो ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। अब आते हैं अपन देखो अवशेष कि यहाँ किसके अवशेष मिलते हैं, तो मरुस्थल में अभी बताया था आप लोगों को कि टेथिस सागर के अवशेष मिलते हैं, किसके मिलते हैं, टेथिस सागर के। अरावली में किसके मिलते हैं, गोंडवाना लैंड के, किसके, गोंडवाना लैंड के अवशेष है, ठीक है टाबरो। मैदान में किसके मिलते हैं, फिर टेथिस सागर के, मैदान में किसके मिलते हैं, टेथिस सागर के मिलते हैं। और फिर हाड़ौती के पठार में किसके मिलेंगे, तो गोंडवाना लैंड के मिलेंगे, किसके, गोंडवाना लैंड के अवशेष मिलेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज दे रखी है, भूगर्भिक समय सारणी के अनुसार, भूगर्भिक समय सारणी के अनुसार। तो यहाँ पे जो है ये नई चीज है आप लोगों के लिए, ध्यान कम जाता है इस पे, इसलिए स्पेशल ध्यान देना। यहाँ पे आए तो सबसे पहले यहाँ पे लिखो प्लिस्टोसिन, प्लिस्टोसिन काल, यहाँ पे भी प्लिस्टोसिन लिख दो और मैदान में भी प्लिस्टोसिन लिख देना है एक बार, ठीक है। ये सारणी बनाना ही मैं सिखा रहा हूं कि याद कैसे रहेगी, यहाँ पे भी प्लिस्टोसिन और मैदान में भी प्लिस्टोसिन। अब क्या करोगे, यहाँ पे, यहाँ मरुस्थल में लिखा है ना, यहाँ पे प्लिस्टोसिन के आगे लिखना उत्तर युग, क्या लिखोगे, उत्तर युग। और यहाँ पे लिखोगे आप पूर्व युग, यहाँ क्या लिखोगे, पूर्व युग। पहले तो ये ध्यान रखना प्लिस्टोसिन काल अब क्या होता है, ये इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी डिटेल है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को एक्स्ट्रा लिखनी है, अपनी वन लाइनर के अंदर भी ये आप लोगों को एक्स्ट्रा लिखनी है, ठीक है। और ये सारणी बनाने में आप लोगों को सिखा रहा हूं आज अपने क्लास में स्पेशली,
ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब अपने क्या ध्यान रखना है कि अपने अरावली और हड़ौती का पठार कौन सी युग के हैं? तो अरावली के अंदर आएगा आपके प्री कैम्ब्रियन युग, ठीक है, और यहां पे आएगा क्रिटेशियस, यहां पे आएगा क्रिटेशियस युग। तो यहां पढ़नो है टावर, चाहे पेड कोर्स में पया कितना ही लगाओ, जीजीडी जुडियोडा है, बन ध्यान है गुणवत्ता की चीज में, ठीक है। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इस तरीके से आप लोगों को सारणी याद करनी है ये पूरी। अब एक और चीज, भौतिक प्रदेशों का निर्माण के आधार पर क्रम। जितने भी विद्यार्थी क्लास देखते हैं वो सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना ही हमारी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। और मैंने आप लोगों से वादा किया था कि जितनी हमारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ये जीजीडी परिवार जितना मजबूत होगा, मैं उतने ही प्रयास आप लोगों के लिए करता जाऊंगा। क्लास अटक रही है, मेरे यहां से तो समस्या नहीं है, अपने यहां तो बिल्कुल ग्रीन झंडी है। सबके अटक रही है क्या बताओ? क्लास रुक कर चल रही है, सबके अटक रही है, चल रही है? कैसे हो सकता है अटके? अगर तो नेटवर्क की समस्या हो सकती है, लेकिन मेरे को यहां से क्लियर दिख रहा है कि हाँ सही चल रही है। तो बताओ, सभी के चल रही है तो फिर अपने डिस्टर्ब नहीं करें, क्लास को चल रही है व्यवस्थित, ठीक है। जिसके अटकी है यानी कि उसके नेटवर्क की समस्या है फिर, ठीक है। तो आपको अपने नेटवर्क पे वर्क करना है, ठीक है ना। अब यहां पे मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूं, यहां पे बता रहा हूं कि इसका क्रम क्या है, कि निर्माण के आधार पर क्रम क्या है, ये नेक्स्ट लेवल है, ये पूछा जाएगा आप लोगों को। तो सबसे पहले जो है या सबसे प्राचीन कह सकते हैं वो आप लोगों के अरावली पर्वतमाला है। वो क्या है? अरावली पर्वतमाला, यानी कि ये इसके नीचे मैं लिख लेता हूं प्राचीनतम। ये भी पूछते हैं कि सबसे प्राचीन जो है निर्माण, प्राचीन वलित पर्वतमाला अपन पढ़ते हैं वो है। इसके बाद में जो निर्माण हुआ है वो है दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र। अब देखो, इसको याद करना और भी कैसे आसान हो जाएगा आप लोगों के, कि ये ध्यान रखना गोंडवाना लैंड से जो निर्माण हुए वो प्राचीन है, गोंडवाना लैंड से निर्माण हुए वो प्राचीन है। लेकिन फिर आपको ध्यान रखना है, फिर क्या आएगा आप लोगों के पूर्वी मैदानी भूभाग आएगा, पूर्वी मैदानी भूभाग। और इसके बाद में आएगा आप लोगों के मरुस्थल, इसके बाद में क्या आएगा? मरुस्थल। तो ये इसका क्रम है, ये क्या है? क्रम है निर्माण का। तो ये अपने को ध्यान रखना है, अरावली है, फिर पठारी क्षेत्र है, फिर मैदान है, और फिर मरुस्थल है। तो प्राचीनतम पूछ ले तो अरावली पर्वतमाला, और नवीनतम पूछे तो मरुस्थल है, ठीक है। इस तरीके से अपने को ध्यान रखना है। सही चल रही है क्लास, हमारे यहां से कोई समस्या नहीं है। 300 Mbps की स्पीड से जो है लैन कनेक्शन है, वो भी वाईफाई भी नहीं, लैन से चलती है, क्योंकि ये स्पेशली लाइव के लिए ही काम में लिया जाता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। तो ये जो है बेटा चीजें, ये आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो, नोट्स भी जो है मैं प्रॉपर तरीके से देने की कोशिश कर रहा हूं कि आप जो है पढ़ोगे, आप लोगों के पास में चीजें आएगी, तो फिर बाद में जो है मान लो कोई प्रिंट भी करवाता है तो उसे जो है पूरी व्यवस्थित तरीके से दिखो, देखो, ताकि यहाँ जो है व्यवस्थित, क्योंकि बोर्ड पे भी हमने सीखा फिर कि क्या कैसे और किया जा सकता है व्यवस्थित। तो ये है भैया आप लोगों को जो ध्यान में रखना है, ठीक है चीज। देखो चले आगे। अब देखो नेक्स्ट, अब ये जो है मैंने जीजीडी फैक्ट भी दिया था एक बार। अब ये वर्गीकरण देख लो, ये तो है आप लोगों के रिवीजन जो अपन ने अभी पढ़ा है, ठीक है। अभी इसको जो है अपन ने पूरी तरीके से सारणी के अंदर पढ़ा है। अब देखो यहाँ पे भौतिक प्रदेशों का विभाजन पढ़ रहे हैं, इसमें उप विभाजन भी है। यानी सबसे पहले आओ पश्चिमी रेतीला प्रदेश, इसको दो भागों में बांटा है। पश्चिमी रेतीला प्रदेश है, इसको दो भागों के अंदर बांटा है, ध्यान रखना। एक तो है शुष्क प्रदेश
और एक है अर्ध शुष्क प्रदेश। ठीक है, एक है शुष्क प्रदेश और एक है अर्ध शुष्क। इनको जो है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा विभाजित करती है। इन दोनों प्रदेशों को 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा दो भागों में बांट देती है। यदि ये पूछे कि राजस्थान को दो भागों में कौन सी वर्षा रेखा बांटती है, तो वो 50 सेंटीमीटर है और 25 सेंटीमीटर इन दोनों को दो भागों में बांटती है। अब इसके अंदर भी देखो दो भाग है, एक तो है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश और एक है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में किसी तरह के बालू का स्तूप यानी दोहरे दरियन कुछ नहीं है, मतलब पत्थर ज्यादा है। ठीक है, और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है, वहां पे सभी तरह के दोहरे मिलेंगे आप लोगों को, मरुस्थल के सभी प्रकार के दोहरे दरियन सब मिलेंगे। अर्ध शुष्क प्रदेश में क्या आता है, एक नंबर, ये चार भागों में विभाजित है ये। एक नंबर गग्गर बेसिन, दो नंबर शेखावाटी अंत प्रवाही क्षेत्र, तीन नंबर आता है नागौरी उच्च भूमि का भाग और चार नंबर आता है लूणी बेसिन, जिसको गोडवाड़ प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। और एग्जामिनर प्रश्न ऐसे ही बनाता है, कौन सा क्षेत्र लूणी नदी के बेसिन को क्या कहा जाता है वगैरह वगैरह। मैं कह रहा हूं प्रश्न तो कुछ बाहर नहीं जाना है, बस ध्यान आप लोगों को देना है बराबर। और ये बैच जो आपके 4-5 महीने चलेगा, लीला लहर हो जाएगी और इसके बाद में तो राजस्थान जी के क्या ही बचेगा। ठीक है, और अब तो आगे सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की मैं क्लासेस दूंगा, आप लोगों को बता दिया कि ये रीट मेंस करवा देते हैं आप लोगों के। आप सभी को जो है कंसंट्रेट, अभी जो भी बीएड धारी है, डीएलएड धारी है, तो सभी को पहले इस पे ही कंसंट्रेट करना है, रीट मेंस। और रीट मेंस के लिए अपना जीजीडी का प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से डेडिकेटेड रहने वाला है, जो आप लोगों ने देख भी लिया है। तो कटे ही नहीं जानो, जुड़ी उड़ा रो, बढ़िया तरीके में पढ़ो, मौज करो, राज करो। फालतू पंपाल में पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, कभी भ्रमित करे कि ये पढ़ो बहुत ज्यादा कंसेप्ट, ये पढ़ो, कोई क्या बिल्कुल शॉर्ट पढ़ो, वो इतनी डोबा झगोड़ी करना ही नहीं है। अब जो पढ़ना है वो मैं बता रही हूँ कि ये पढ़ना है, किताबें दे दी, टेस्ट सीरीज दे दी, बस ध्यान छोड़ो ना। पोस्टेड टीचर है अपने यहाँ से पढ़े हुए, बाकी क्या करोगे, बच्चे की जान लोगे है। देखो आगे, अरावली प्रदेश। अरावली प्रदेश 3 भागों में बटा है, सीधा सट, उत्तरी, मध्यम और दक्षिणी। ठीक है, बस 3 भाग। फिर आते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश। अब पूर्वी मैदानी प्रदेश यानी कि नदियां और नदियों के बेसिन क्षेत्र इसके अंदर आएंगे। इसमें भी 4 जो है मुख्य ध्यान रखने हैं, एक माही नदी बेसिन, एक मनास नदी बेसिन, एक बाणगंगा, एक चंबल। ठीक है, और लास्ट अपने ध्यान रखना है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, ये भी 2 भागों में बटा हुआ है, विंध्यन कगार और हाड़ौती का पठार। अब ये सारी डिटेल पढ़ने वाले हैं अपन, क्योंकि ये टॉपिक भौतिक विभाजन वाला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक टावर पूछिए कि ये वर्गीकरण किसके अनुसार है, ये सार्वभौमिक है, ये है उच्चावच के आधार पर। इसको क्या बोलते हैं, इस वर्गीकरण को बोलते हैं उच्चावच के आधार पर, उच्चावच के आधार पर। अब आप बड़ी बड़ी कोचिंगों में जाते हो पढ़ने, वहां पे यदि सवाल पूछ भी लो तो आपको उत्तर नहीं देते। मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है, कि उच्चावच के आधार पर बोला जाता है इसे। ये भौगोलिक वर्गीकरण सार्वजनिक तरीका का, सब कोई इसमें सभी बताते हैं। ठीक है ना, चलिए स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, ये जीजीडी फैक्ट दिया था अपन ने। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो यही चीज मैप पे भी समझ लो भैया, यही चीज मैप पे भी समझ लो। सबसे पहले देखो इसको अरावली से विभाजित करते हैं अपन। किससे विभाजित करते हैं, अरावली से विभाजित करते हैं। ये है आप लोगों के अरावली भूभाग। ठीक है, ये है अरावली प्रदेश। ठीक है, इंगे मैं भी कलर भरदा ताकि जो है थाने सुविधा रहे जी। ये है अरावली, अरावली है। अब ये अरावली कितने 3 भागों में बांटा हुआ है अरावली। ठीक है, क्या है 3 भाग आपके, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली, ऐसे 3 भागों में ये बटा हुआ है। ठीक है, अब क्या है अपने, अब है मरुस्थलीय भाग। अब देखो मरुस्थलीय भाग जो है वो 2 भागों में बटा हुआ है, वो 2 भागों में बटा हुआ है मरुस्थलीय भूभाग। ठीक है ना, 2 भागों में। अब ये जो भाग है आपका, ये है आप लोगों के शुष्क मरुस्थल। ये जो भाग है ना, कौन सा वाला, अच्छा इनकी बॉर्डर लाइन बनानी पड़ी पहला। देखो बता देता हूं मैं, ये जो भाग है आप लोगों के, बॉर्डर लाइन बना के आप लोगों को बता देते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों के नोट्स तैयार हो रहे हैं, आश्वस्त रहे पूरी तरीके से। ये भाग जो है, ठीक है,
ये है आप लोगों के शुष्क मरुस्थल का भाग है। इसमें भी दो तरीके के पड़े, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। तो ये बीच वाला जो क्षेत्र बच रहा है ये है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, बाकी का सारा बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है। ठीक है, बाकी का सारा बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है। अब देखो अब क्या चीज है, अब अपने यहाँ पे इसको विभाजित तो अपन ने कर रखा है या, अब देखो अब क्या ध्यान रखना है अपने, एक क्षेत्र या एक ऊपर है ही, ठीक है, एक ऊपर है ही। तो अब यहां पे इसको भी देख लो, समझ लो। एक तो है आपका ये भाग, एक है ये भाग। अच्छा इसको अलग कलर से भर देते तो आपके और भी मजा हो जाएगा। हाँ जी, ठीक है, बढ़िया तरीके हो। और एक है आपका ये शेखावटी भाग, और एक है आपका, और दूसरा कलर भर लेते हैं इसके अंदर, ये गग्गर वाला। अरे भाई फिर से, ठीक है, ये वाला जो है ये है गग्गर। अब देखो टाब्रो, अब ये जो है आप लोगों का भाग, ये क्या है, ये है लूणी बेसिन। लूणी बेसिन जिसको गोडवाड़ के नाम से जाने आप, ठीक है, ये गोडवाड़ के नाम से। ये जो भाग है ये है नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि, ठीक है। ये वाला है शेखावाटी, आपके शेखावाटी अंत प्रवाह वाला क्षेत्र, और ये है आप लोगों के गग्गर का बेसिन, ठीक है, गग्गर बेसिन। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अरावली आपको बताई दिया, अरावली बताई दिया है। अब इसके अलावा देखो, इसके अलावा जो है एक बार इसको भी बॉर्डर लाइन से कवर कर लेते हैं अपन। ठीक है ना। अब देखो, अब इसके अंदर बाणगंगा बेसिन आ गया, बनास आ गया, छप्पन आ गया, माही भी है, इसके साथ ही माही भी है, ठीक है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। माही नदी बेसिन भी है यहाँ। और एक फिर अपने को क्या ध्यान रखना है, एक है अपने पठारी भूभाग, ऐसे अभी डायरेक्ट ही ध्यान रख लो। फिर ये चीज, तो ये तो हो गया आप लोगों के पूरा का पूरा वर्गीकरण जो अपने किया है, पूरा का पूरा जो वर्गीकरण किया है वो हो गया यहाँ पे। और ये जो है क्षेत्र यहाँ पे, ये देखो, ये है आप लोगों का सामान्य वर्गीकरण जो 4 भागों में बांटा है उच्चावच के आधार पे। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ा जो है ये आपके क्या है, मरुस्थली भूभाग, मरुस्थली भूभाग। डायरेक्ट यदि देखें ये है आप लोगों के अरावली भूभाग, अरावली, यहां से ये है मैदानी भूभाग, ठीक है। और ये है हाड़ौती का पठार, ये है हाड़ौती का पठार। तो ये दोनों तरीके से बता दिया, ये मोटा मोटी है और ये छोटा छोटी है, ठीक है, दोनों ही तरीका, मोटा मोटी देख लो, छोटा छोटी देख लो, इनके अलावा क्या है। बस इस तरीके से पढ़ना, मजा लेते लेते कि छोरा ताई बूट लायो और मेरे ताई सूट लायो, छोरी पिंकुड़ी के लायो रे फिराक, जेठानी तने काई समझो, बैंक बड़ौदा में खातो खुलवायो। मने आवे पूरो गीत कदी रिकॉर्ड कर भेज दो थान, ठीक है। छोरी पिंकुड़ी के लायो रे फिराक, जेठानी तने काई समझो। मजे लो, आनंद के साथ में पढ़ो, तभी जो है मजा आएगा कि हाँ देखो पढ़ाई कितनी की अपन ने, कितनी सारी चीज समझ ली, इतनी चीजें समझ ली कि हाँ गुरु जी कंसेप्ट पूरा क्लियर। तो बस बढ़िया, देखो आगे बढ़ो। अब आते हैं अपन मरुस्थली भूभाग पे। अभी तक पढ़ रहे थे अपन भौतिक विभाजन वर्गीकरण पढ़ा है, मजा आएगा, भौतिक विभाजन वर्गीकरण पढ़ा है। अब आते हैं उस वर्गीकरण के अंदर थार के मरुस्थल पे। अब किस पे आते हैं, थार के मरुस्थल पे आते हैं, ठीक। थार का मरुस्थल जो है पाकिस्तान और भारत दो देशों के अंदर विस्तृत है, जिसमें पाकिस्तान वालों को नाम देना नहीं आया, पाकिस्तान वालों के यहां पे इसको जाना जाता है चोलिस्तान के नाम से, ठीक है। पाकिस्तान में क्या कहलाता है, ये चोलिस्तान कहलाता है। बताओ, जैसा देश वैसा ही नाम दिया है, चोलिस्तान के नाम से इसको वहां पे जानते हैं, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर कितना परसेंट है, 15% है, लेकिन भारत के अंदर 85% है। भारत के अंदर कितना है, 85% है, 85%।
उसमें से भी अपने जो है राजस्थान में सबसे ज्यादा है, फिर गुजरात में भी है, हरियाणा में भी है और पंजाब में भी है। तो राजस्थान की भारत के 4 राज्यों के अंदर ये फैला हुआ है, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब। ठीक है, यहाँ पे अपने यहाँ, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे स्थिति इसकी वैसे ही कलरफुल बनाया हुआ है, ये जो रेड कलर का बीच में आप लोगों को दिख रहा है, यही है थार मरुस्थल। ठीक है, थार मरुस्थल। अब यहाँ पे जो है ये 15% है, और ये अपने इंडिया वाली साइड जो है ये 85% है। ठीक है, तो डायरेक्ट याद रखो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं आगे। चलो नेक्स्ट देखो, अब थार मरुस्थल का वर्गीकरण जो अभी अपन ने मैप से समझा है, वही नोट्स में किस तरीके से आप लोगों को लिखना है, या अपने भाई दे रखे हैं, आपको कोई चिंता नहीं। देखो इसमें क्या है, 2 तरीके से बांटा है, शुष्क मरुस्थल है और अर्ध शुष्क मरुस्थल है। शुष्क वाला है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, ध्यान रखना ये 41.50% है, और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है वो 58.50% है। अब यहाँ पे जो है ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। बाकी अर्ध शुष्क जो है घग्गर प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि और गोडवाड़ बेसिन के अंदर बांटा गया है। इनकी नयोनीय अब मैप में तो बताओ वो ही है। मरुस्थलीय क्षेत्र की विशेषताएं, अब आएगी आपके इसकी विशेषताएं जो आपने को पढ़ना है। इससे पहले एक चीज और आप लोगों को बताऊं, इसका जो है विस्तार बताता हूं, इसका विस्तार बताता हूं। किसका? मरुस्थल का विस्तार आप लोगों को बताता हूं। अब देखो ये कहां से कहां तक यदि चलता है, इसको अपन देखें तो देखो थोड़ा सा जो है आप लोगों को आइडिया बता देता हूं मैं। यानी एक तो देखेंगे अपन अक्षांशीय विस्तार और एक देखेंगे देशांतरीय विस्तार। ठीक है, एक तो देखेंगे अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। अब ये जो है आप लोगों के ध्यान रखना है, यहां पे तो देखोगे तो देखो 69 डिग्री अपन ने जो अपना अक्षांशीय विस्तार शुरू हो रहा है वहीं से यहाँ पे देशांतरीय विस्तार शुरू हो रहा है, वहीं से यहाँ पे शुरू भी होगा ये। ठीक है, लेकिन अपने अक्षांशीय विस्तार के अंदर ध्यान रखना है, कोई ध्यान नहीं रखना, 25 ध्यान रख लीजिए, यानी कि 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक इसका फैलाव है। ठीक है, 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक इसका फैलाव है। और यहां पे तो कोई दिक्कत नहीं है, 69 डिग्री 30 मिनट सीधा सट पूरा का पूरा लो, और वहां तक जो है वो ध्यान में रखना है, वो है आप लोगों के 76 डिग्री 45 मिनट। ये जो है 76 डिग्री 45 मिनट तक इसका विस्तार है। ये क्या है? अब ये है पूर्वी देशांतर। तो ये क्या हुआ? ये पश्चिमी होगा क्या? नहीं होगा, नहीं होगा, ये भी पूर्वी है। ये क्या? ये भी पूर्वी ही होगा, पूर्वी से पूर्वी, उत्तरी से उत्तरी। बस ये है आप लोगों के थार मरुस्थल का विस्तार है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं आगे। देखो अब यहां पे जो है अपने को चीजें समझनी है, ध्यान रखनी है। सबसे पहले कि राजस्थान के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पे ये विस्तृत है, तो राजस्थान के अभी बताया था 61.11% क्षेत्रफल पर ये विस्तृत है। यदि देखें इसके अंदर कितने जिले आते हैं तो 16, और आगे लिखना लगभग। अब ये जिलों की संख्या आप लोगों को अलग अलग किताबों में अलग अलग मिल सकती है, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। किसी में 14 मिलेगी, किसी में 16, किसी में 18। नहीं पूछेंगे, क्यों नहीं पूछेंगे? क्योंकि नए जिले बनने के बाद में इस पे स्थिति क्लियर हो ही नहीं पाई। तो अपन देखते हैं मोटा मोटी जिससे जो बने हैं उसके अंदर के, हाँ ये लगभग 16 जिले इसके अंदर है। ठीक है, ये 16 जिले इसके अंदर है। कोई क्या टावर के गुरुजी 76-45 गलत है, 76-45 गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। 76 डिग्री 45 बिल्कुल सही है, यहां तक है, क्योंकि रेगिस्तान का प्रसार धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसके हिसाब से ही आप लोगों को बताया है। ठीक है, वो गलत नहीं है। वो और ये चीज पूछी हुई है, पाछो बता दूं, एग्जामिनर पूछी उड़ो। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, जनसंख्या कितने प्रतिशत निवास करती है? 40% निवास करती है। जलवायु इसकी कितनी है? कितनी क्या है, कौन सी है? तो जलवायु है शुष्क और अर्ध शुष्क। यहां बताई जाने वाली एक एक चीज 17 गन्नों से छानकर लाई जाती है, यानी कि 17 जगह चेक करने के बाद लाई जाती है। आप लोगों को गलत कैसे देंगे जानकारी, ये बताओ। जब
किसी मतलब निःशुल्क बैच चलाना सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे पहली बात, क्योंकि इसमें हवन करते हाथ जलने की संभावना सबसे ज्यादा है। दूसरी बात कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हमारे अपने यहाँ पे 8.5 लाख बच्चे जुड़े हुए हैं अपने इस प्लेटफॉर्म से, गलत जानकारी तो देने का सवाल ही नहीं। 17 जगह चेक करने के बाद में ही क्लास दी जाती है और यहाँ बता दी वो फाइनल है। ठीक है, तुमको लगे क्या हाँ सर ये गलत हो सकती है? नहीं हो सकती। बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थानें जो है उनके टीचर भी जो है देखते हैं कि हाँ यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, तो यूं है 17 गन्ना छाना बताओ। ठीक है, तो कोई चीज गलत नहीं है। कई जगह कई बार बच्चे जो है मतलब कोई सी भी किताब लेकर बैठ गए वो पढ़ रहे, बच्चे की मानसिकता ये होती है हमने पढ़ा वो सही है और उसके अनुसार गुरुजी ने नहीं बताया गुरुजी खोटे, और ध्यान को नहीं है गुरुजी 17 जगह चेक करने बाद में दे। और हम तो आप लोग अब पढ़ रहे हो कि अब तैयारी शुरू कर रहे हो, हम तो मतलब पता नहीं कब से पढ़ रहे, बाबा आदम के जमाने से पढ़ते पढ़ते आ रहे हैं, पता नहीं कितने साल पहले मैंने पढ़ना शुरू किया है। और 2-3 बार तो मेरी दाढ़ी सफेद हो गई पढ़ते पढ़ते, फिर उसके बाद में जो है वापस काली हुई दाढ़ी, सफेद होने के बाद काली होती है वापस क्या। अरे कहने का मतलब यूं है कि बहुत बार चीजें पढ़ चुके उसके बाद में आप लोगों के लिए क्लास आती है। ऐसे कोई किसी को नहीं 3000 बच्चे लाइव जुड़कर ऐसे ही नहीं देखते। ठीक है, देख लो चारों तरफ कहीं नहीं जुड़े हुए अभी। ठीक है, और लंबाई, ठीक है, मरुस्थल की जो है आप लोगों को ध्यान रखनी है कि इसमें पूछा जाएगा आपको कि लंबाई कितनी है, तो लंबाई ध्यान रखना 640 किलोमीटर। ठीक है, और चौड़ाई 300 किलोमीटर, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, औसत ऊंचाई, और देखो यहां पे 2 चीजें हैं, औसत ऊंचाई पूछे तो आएगी आप लोगों के 150 मीटर, समझाऊंगा इस चीज को। और वैसे सामान्य ऊंचाई पूछते हैं, यदि सामान्य ऊंचाई पूछते हैं समुद्र तल से सामान्य ऊंचाई कितनी है ये पूछे तो आप लोगों को ध्यान रखना 200 से 300 मीटर। औसत पूछेंगे तो कम होगी और सामान्य पूछते हैं तो 200 से 300 मीटर, दोनों तरीके बताए। अब जिसके समझ नहीं आएगी वो कहेगा कि ये गलत है। एवरेज हाइट पूछे अलग है और कॉमन हाइट पूछे अलग है। ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखना है। यहां तक की चीजें समझ में आ गई, आ जानी चाहिए मेरे हिसाब से। अब देखो यदि अपन कुल वैसे टोटल क्षेत्रफल की बात करें, ठीक है, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो बताया जाता है 2,33,000 किलोमीटर स्क्वायर। किसका? थार के मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल। ये क्या है? कुल क्षेत्रफल। कुल क्षेत्रफल के पाकिस्तान में भी फैला हुआ है, अपने यहां पे भी फैला हुआ है, इस तरीके से 2,33,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यदि बात करें कि राजस्थान में, तो देखो राजस्थान में पड़ते हैं 1,75,000 किलोमीटर स्क्वायर। फिर आप कहोगे कि गुरुजी अभी 2,09,000 क्या था, फिर अभी आया 61.11% के अनुसार तो 2,09,000 किलोमीटर आ रहा था कि 2,09,142 वर्ग किलोमीटर वो अपन ने पढ़ा है। तो वो ऐसा है, ये तो है आप लोगों के शुद्ध जो मरुस्थल है। इसके अलावा मरुस्थल का प्रसार लगातार बढ़ रहा है, इसीलिए जो है अब 61.11% है। एक्चुअली शुद्ध मरुस्थल देखोगे तो वो कम ही है, वो है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कंसेप्ट जहां कंफ्यूजन हो सकता है हाथों हाथ क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए कंफ्यूज किसी भी तरीके से होना ही मत, अपने लिए जबरदस्ती कंफ्यूजन क्रिएट मत करना। अब 2 तरीके से इसके भाग ध्यान रखना है। एक तो ध्यान रखना है कि थार मरुस्थल का क्या ध्यान रखना है, थार का 3/5 भाग राजस्थान में है। एक तो ये ध्यान रखोगे, एक क्या ध्यान रखोगे, राजस्थान के क्षेत्रफल का 2/3 भाग थार मरुस्थल है। दोनों ही चीजें अलग अलग है, इसीलिए तो ये अलग अलग बट रहा है। देखो थार मरुस्थल जो टोटल क्षेत्रफल है इसका 3/5 भाग राजस्थान में, और राजस्थान के क्षेत्रफल को देखें तो उसका 2/3 भाग थार मरुस्थल है। सिंपल सी चीज है, ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस लगाना ही नहीं है अपने, बहुत सिंपल चीज है और सिंपल तरीके से ही बताया है। ये जलवायु वाला रिपीट हुआ है, यहां पे बता दिया है। ठीक है, अब मिट्टी आप लोगों को कैसी बताई है, मिट्टी बताई है रेतीली बलुई, रेतीली बलुई मृदा पाई जाती है। ढलान आप लोगों को बता दिया, लूनी नदी के हिसाब से ध्यान रखना है, तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। नदी कौन सी है प्रमुख, लूनी नदी प्रमुख है।
वनस्पति कैसी पाई जाती है? तो मरुद्भिद वनस्पति पाई जाती है, मरुद्भिद वनस्पति पाई जाती है, जिसको जीरोफाइट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरोफाइट्स भी कहा जाता है। ठीक है डालो, ध्यान रखियो, स्क्रीनशॉट ले लो, चलो जल्दी फटाफट। ठीक है, जीरोफाइट्स भी इसे कहा जाता है, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर और बढ़िया जानकारी आप लोगों को बताता हूं मैं। अब देखो मरुस्थल के प्रकार, अब यानी इसमें जो मरुस्थल पाया जाता है, उससे पहले एक चीज और बताऊं, विशेषताएं। क्या है कि यहां पे इसकी विशेषताएं क्या क्या है? तो यहां पे देखो, एक विशेषता तो यह है, खारे पानी की झीलें ज्यादा है, खारे पानी की झीलें ज्यादा है, एक तो ये ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि 33 सागर के अवशेष रहे हैं, तो खारे पानी की झीलें ज्यादा है इसके अंदर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज ध्यान रखो, यहां पे माइकोनिस्ट चट्टानें पाई जाती है। क्या? माइकोनिस्ट चट्टानें हैं यहां पे। ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखना, माइकोनिस्ट चट्टानें। वन लाइनर में मैंने स्पेस बहुत दिया आपको, जीजीडी वन लाइनर के अंदर, उसमें ये एक्स्ट्रा चीजें लिखनी है, नोट्स का भी कॉलम अलग से भी दिया है हर चैप्टर के पीछे, उनमें ये चीजें आप लोगों को ऐड करनी है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो माइकोनिस्ट चट्टानें भी है, क्योंकि नोट्स मेकिंग पैटर्न पे चल रहे हैं अपन, कंसेप्ट के साथ में नोट्स बनाना है, क्योंकि आखिर में रिवीजन वही चीज होगी। ठीक है, भर भर के देना होता यदि पुस्तक में, तो भर भर के दे देते, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। तो एक क्या ध्यान रखोगे, माइकोनिस्ट चट्टानें हैं। दूसरी चीज, यहां पे गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं, गोंडवाना क्रम की। यही चीजें जो है एग्जामिनर कंसेप्ट देता है बना बना के, फैक्ट जो है उनको बना बना के कंसेप्ट में देता है। दूसरी और चीज क्या ध्यान रखोगे, यहां पे कुलधरा गांव है, कुलधरा गांव है, आप जानते हो, आप इसकी विशेषता बुथा गांव के नाम से इसे जाना जाता है, कुलधरा के बारे में। तो ये ध्यान रखना, कुलधरा, यहाँ पे कुलधरा गांव भी इसी मरुस्थल के अंदर है। इसके अलावा क्या है, यहाँ पे आकल गांव है एक, क्या है? आकल गांव। और इस आकल गांव में क्या है? वुड फॉसिल्स पार्क है। क्या है? वुड फॉसिल्स पार्क है, जिसे क्या कहा जाता है? काष्ठ जीवाश्म पार्क, काष्ठ जीवाश्म। अब जब इसे भी हिंदी में लिखा है तो पार्क को भी हिंदी में लिखते हैं, काष्ठ जीवाश्म उद्यान है यहाँ। ठीक है, वो कहा है? आकल गांव के अंदर, ये जैसलमेर के अंदर है। कुलधरा भी जैसलमेर, आकल गांव भी जैसलमेर, और एक और गांव में आप लोगों को लिखा रहा हूं, उसका नाम है थयात गांव। उसका क्या नाम है? थयात गांव। क्या गुरु जी, ये थयात गांव क्यों प्रसिद्ध है बताओ? थयात गांव जो है ना, यहां पे आप लोगों के विश्व के दुर्लभतम जीवाश्म मिले हैं, विश्व के दुर्लभतम जीवाश्म मिले हैं यहाँ। ये थयात गांव, ये भी जैसलमेर के अंदर है, ये भी कहा है? ये भी जैसलमेर के अंदर है, ध्यान रखना। ये भी कहा है? ये भी आप लोगों के जैसलमेर में है। यानी विश्व के प्राचीनतम जीवाश्म मिले हैं, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे डायनासोर के अवशेष भी कह सकते हैं कि डायनासोर के जमाने के अवशेष, और डायनासोर भी कौन से वाले? मांसाहारी डायनासोर मिले हैं। कैसे? मांसाहारी डायनासोर के अवशेष मिले हैं इस थयात गांव के अंदर। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। एक चीज और लिखोगे इसके अंदर, चलिए लिखो, दुर्लभतम पादप सदृश गोलाश्म जीवाश्म मिले हैं। क्या लिखोगे? पेन क्यों नहीं चल रही है? देखो, दुर्लभतम पादप सदृश ये थयात गांव की विशेषता है, जो आप लोगों के लिए बिल्कुल नया है। ठीक है, हाँ। फिर देखो आगे बढ़ते हैं अपन, यहां पे थार मरुस्थल के अंदर सबसे ज्यादा, यानी कि बाकी जितने भौतिक प्रदेश हैं उससे सर्वाधिक जो है सौर ऊर्जा संभावनाएं देखी जाती है यहाँ। सौर ऊर्जा
संभावनाएं सर्वाधिक यहीं पे है। ठीक है, सौर ऊर्जा संभावनाएं सबसे ज्यादा कहां है? आपके थार मरुस्थल के अंदर। पवन ऊर्जा की भी ज्यादा संभावनाएं हैं और इसकी भी सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है ना। चलिए, इसके अलावा यदि बताऊं आप लोगों को, तो सर्वाधिक अपतटीय, अपने भारत के जो अपतटीय क्षेत्र है, तो यहां पे लिख सकते हो आप कि अपतटीय क्षेत्र के बाद, अपतटीय क्षेत्र के बाद सर्वाधिक पेट्रोलियम, ये लिख सकते हो। ठीक है, सबसे जीवंत मरुस्थल, सबसे जीवंत मरुस्थल वो भी यही है। सर्वाधिक जनघनत्व, सर्वाधिक जनघनत्व, और यदि पूछे तो 103, ध्यान रखना है, 103 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना, ये भी आप लोग जो है ध्यान रख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा विश्व का 17वां बड़ा मरुस्थल है ये, विश्व का 17वां बड़ा मरुस्थल। अब बताओ टावरो, इनके अलावा तो और क्या बताओ थाने, हुगो सारो विचारो। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका आप। ठीक है, सर्वाधिक जनघनत्व, सर्वाधिक जैव विविधता भी कह सकते हो, वो भी यही है। ठीक है, ये हो गई आपके जानकारी। अब देखो मरुस्थल के जो है प्रकार, ठीक है, इसमें ध्यान रखना है। और मरुस्थल के जो प्रकार है, इसमें एक तरह का मरुस्थल होता है हम्माद। सबसे पहले इसे ध्यान रखना, ये जो होता है, ये होता है आप लोगों के चट्टानी, या इसको क्या कहेंगे, पथरीला मरुस्थल। कैसा होता है? पथरीला मरुस्थल होता है, चट्टानी या पथरीला मरुस्थल होता है। ठीक है, फिर आता है आप लोगों के रैग। ठीक है, रैग कैसा होता है? रैग होता है मिश्रित मरुस्थल। अब मिश्रित कैसा? रेतीला और चट्टानी। और इर्ग के अंदर आता है आप लोगों के रेतीला मरुस्थल। इसके अंदर आता है आप लोगों के इर्ग के अंदर रेतीला मरुस्थल आता है। ठीक है, मानी शुद्ध रूप से आप कह सकते हो मरुस्थली भूभाग है। ठीक है ना। चलिए, ठीक है, ये इस तरीके से ध्यान रखना है। अब आओ अपने आगे बढ़ते हैं प्रश्नों पे, यानी कि क्लास मैटर आप लोगों के आगे। अब प्रश्न भी तो अपने पढ़ने हैं कि कैसे प्रश्न बढ़ते हैं। ठीक है, रैग मिश्रित है, इर्ग रेतीला है, और हम्माद या हम्मादा जो है वो पथरीला है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी समवर्षा रेखा राजस्थान को जलवायु की दृष्टि से दो भागों में बांटती है? राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली कौन सी है? 50 सेंटीमीटर है। और 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, ये मरुस्थल को दो भागों में, ये मरुस्थल को दो भागों में बांटती है। ठीक है, ये चीज यहां से आ गई। अब देखो, राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? अब देखो, अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है, अभी बताया आपको कि ये सही है। उत्तर पूर्वी भाग सिंधु नदी द्वारा निर्मित है, यहीं पे यही उत्तर है, क्योंकि यहां पे सिंधु की जगह होना चाहिए था, गंगा नदी का भूभाग है, ये सिंधु का नहीं है। पश्चिमी बालू का स्तूप 33 सागर का अवशेष सही है, और दक्षिणी पूर्वी पठार जो है गोडवाना का, ये भी सही है। यानी यहां सिंधु की जगह गंगा का भूभाग कह सकते हो। फिर देखो, थार के रेगिस्तान की उत्तर पश्चिम से दक्षिण तक की लंबाई, अब क्या पूछा है? यहां लंबाई पूछा है, जो मैंने आप लोगों को बताई भी है। लंबाई कितनी बताई है? 640। और चौड़ाई कितनी बताई है आप लोगों को? चौड़ाई 300 किलोमीटर। चौड़ाई कितनी? 300 किलोमीटर। तो ये ध्यान रखना। राजस्थान का कौन सा अंचल प्राचीनतम है? ये चीज भी बताइए आप लोगों को। सबसे पहले प्राचीनतम अंचल कौन सा है? अरावली पर्वतीय क्षेत्र। अरावली पर्वतमाला जो है वो सबसे प्राचीनतम अंचल है। ठीक है, और थार मरुस्थल सबसे नवीनतम है। सारी चीजें बताई। निम्नलिखित वाक्यों से थार के मरुस्थल की विशेषताएं प्रकट होती है, उन्हें बताइए। यह विश्व का एकमात्र जीवंत मरुस्थल है, बिल्कुल है टाब्रो। यह ग्रेट पोलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल का ही पूर्वी भाग है, यह भी विशेषता है, यह भी देख लेना।
यह विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला और पशुधन वाला, सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है, यह भी बिल्कुल सही है। और यह नवीनतम युवा मरुस्थल है, तो नवीनतम भी अपन ने पढ़ा है, यह भी सही है। तो यानी कि 1 2 3 4 ये भी सही है, और विशेषताओं के अंदर आप इनको भी नोट करके रखें। इसी के साथ अपनी ये क्लास संपन्न हुई, और इस क्लास का हो रहा है बहुत जोरों शोरों से इंतजार। अब देखो 3000 तो अपने वैसे भी रेगुलर लाइव रहते हैं, तो इसका टारगेट ज्यादा नहीं, मैंने 5000 प्लस लाइव का रखा है। अब 5 के यदि 10,000 कर देते हो आप तो रिकॉर्ड बन जाएगा अपने जीसीडी में। आज दिन तक कभी भी 10,000 लाइव बच्चे नहीं जुड़े हैं, तो मैं तो आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं, मेरा काम है इसके ऊपर मेहनत करना। जो इस पूरे सप्ताह हम कर रहे हैं, पूरे सप्ताह आप लोगों के लिए 400 से 450 प्रश्न तैयार कर रहे हैं, जो पीवाईक्यूज हैं और बार बार पूछे जा रहे हैं, पूरे के पूरे निकाले 2015 से लगा के 25 10 साल में बड़े हुए सारे के सारे, तो पूरे के पूरे निकाले। अब 26 तारीख को देखते हैं कि कैसा क्या आप लोग रेस्पॉन्स देते हो। और जो बच्चे बीच बीच में पूछ रहे थे बार बार कि गुरुजी थर्ड ग्रेड की वन लाइनर, थर्ड ग्रेड की वन लाइनर, मेरे पास में सूचनाएं आई है, मार्केट में स्टॉक हो गया है खाली, और कल तक जो है वापस से सप्लाई हो जाएगी, सभी जगह पहुंच जाएगी। ये है अपने 2 वॉल्यूम, और ये है आप लोगों के लीला लहर करने की व्यवस्था। ठीक है, ये 2 वॉल्यूम है, इसमें आप लोगों के मैं जो एक्स्ट्रा करवा रहा हूं कंसेप्ट क्लियर करवा के, वो यदि इसके अंदर आप ऐड कर दोगे, और फिर ये आप लोगों के लिए इतनी जबरदस्त ब्रह्मास्त्र होगी, कितनी जबरदस्त दिव्यास्त्र होगी, इतना जबरदस्त रामबाण होगा, जो भी कहो कि भैया फिर तो 25 है। तो ये होनी चाहिए आपके पास, ये क्लासेस उसी के आधार पर है। ये जैसे मैप है, एक सारणी जो है वो भी मैं आप लोगों को बताऊं, अपने जो विशी मिश्रा वाली सारणी है वो भी इसके अंदर दे रखी है, वो वहां से पढ़नी है आप लोगों को, जिसके अंदर कौन कौन से जिले उनके अंदर आ रहे हैं और विशेषता क्या है वो भी चीज बता रखी है। तो कई सारी चीजें एक्स्ट्रा उसमें भी दे रखी है। ठीक है, तो मेरा देखो फर्ज है बताना, और ये है आप लोगों के टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज। तो जो वंचित है ज्वाइन कर लेना। और पीडीएफ कहां मिल रही है? टेलीग्राम पे। याद आया, बच्चे यही कमेंट कर रहे हैं गुरुजी पीडीएफ सेव कर दो, क्योंकि मैं भूल जाता हूं, मैं हूं भुलक्कड़ आदमी, पीडीएफ सेव करने भूल जाता हूं, और जिस दिन भूल गए वो नहीं आएगी। लग कर दी टावरों पीडीएफ सेव। ठीक है, सेव हो रही है। तो आज की क्लास में, आज के सेशन में साथियों इतना ही। अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।